वन से देखिए पहला सवाल क्या है। थोड़ा स्पीड रखेंगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो टिक करने वाले ही हैं। सीधा बस क्वेश्चन पढ़ा और आपको सब नोट्स में लिखवा रखा है, बस आपको उसमें टिक करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, नस समीकरण में इलेक्ट्रॉन विभव किससे संबंधित होता है। तो नस समीकरण में इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो सांद्रता से तो संबंधित होता ही है, साथ में ताप से भी संबंधित होता है। क्योंकि जो हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं वो नस्ट इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, ई सेल। नस्ट इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं ई सेल, है ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, फिर लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन एट एनोड अपॉन कंसंट्रेशन एट कैथोड। इसका मतलब जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो ई सेल जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, दोनों पर ही डिपेंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, ताप और सांद्रता दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 2, जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक बढ़ाया जाता है, यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में n2 में ले जाया जाता है तो क्या होता है ना। तो हमें पता है, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में आपस में रिलेशन होता है। स्थितिज ऊर्जा होती है डबल टोटल एनर्जी के। और तीसरा हमने देखा था कि अगर कुल ऊर्जा बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटती है, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है अगर कुल ऊर्जा बढ़ती है तो इसमें आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी घटता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी घटता है। पहला ऑप्शन ही आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। संक्रमण धातु इनमें से किस चीज के कारण जटिल बनाते हैं, जटिल मतलब संकुल यौगिक बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू, तीनों ही हो जाएंगे। छोटा आकार, उपलब्ध कक्षक, है ना, कक्षक है ये लिखा है ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है ना, ये डी ऑर्बिटल है। उपलब्ध डी कक्षक, बड़े आयनिक आवेश मतलब उच्च आवेश, लार्ज आयोनिक चार्ज एंड ऑल ऑफ देम। उपरोक्त सभी ये लाइन मैंने आपको लिखवाई थी कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं, उसका कारण है ये तीनों, और साथ में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। चलिए अगला सवाल आप लोग देखें और देखकर बताएं क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है वो कौन सा है। आयोनिक लक्षण, लिथियम के क्लोराइड से लगाकर सीजियम का क्लोराइड है, LiCl के बाद NaCl, NaCl के बाद KCl, KCl के बाद CHCl। इनमें से आयनिक सबसे ज्यादा कौन होगा। तो Cl तो देखो कॉमन है, तो हम धनायन का आकार देखेंगे। धनायन का आकार सबसे बड़ा होता है सीजियम में। सीजियम में धनायन का आकार बड़ा है। आकार बड़ा होने से क्या होगा भैया, आकार बड़ा होने से इसका ध्रुवण पोलराइजेशन कम हो जाएगा, ध्रुवण शक्ति कम हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी इसकी। और अगर पोलराइजिंग पावर कम हो गई तो इसका मतलब ये सहसंयोजक कम होगा और आयनिक लक्षण इसमें ज्यादा होंगे, है ना। पोलराइजिंग पावर कम मतलब सहसंयोजक कम होगा और आयनिक लक्षण इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो मोर आयोनिक कौन हुआ, सीजियम क्लोराइड। CHCl इज मोर आयोनिक, सबसे ज्यादा आयोनिक जो है वो सीजियम क्लोराइड या CHCl होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, कूलाम में पूछा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का कूलाम में आवेश सभी को पता ही है ना, 1.9 होता है। यहाँ कहीं टाइपिंग की मिस्टेक है इनकी, ठीक है, यहाँ कहीं पे टाइपिंग की कोई मिस्टेक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.9, मैं सही कर देता हूँ उसको, मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 9.1, ठीक है, और 9.1 यहाँ कहीं ऑप्शन में, सॉरी चार्ज 1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी सही है ना, हाँ
इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैंने मास समझ लिया इसको, मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, नेगेटिव आगे लगा हुआ हो चाहे नहीं लगा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ आवेश का निशान है कि वो नेगेटिव में होता है, सिर्फ चार्ज का फॉर्मूला यानी नेगेटिव में होता है ऐसे बोला जाता है। बट जब कैलकुलेशन कहीं पर भी करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव में ही लिखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, और जो प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं डायामैग्नेटिक। तो आकर्षित और प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित वाले डायामैग्नेटिक होते हैं और आकर्षित करने वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका इसका सही आंसर होगा, करेक्ट। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उपयोग करने के बाद द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, एकदम सही है। सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रिचार्ज, वापस रिचार्ज हो जाती है। निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, गलत। NiCd सेल मैंने लिखवाया था आपको, NiCd सेल एक सेकेंडरी बैटरी होती है, सेकेंडरी सेल होता है NiCd सेल। टॉर्च के लिए लेक्लांसी सेल, एकदम सही बात, टॉर्च में जो पेंसिल सेल लगाते हैं लेक्लांसी सेल होता है। सेल को चार्ज करते वक्त उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल ईएमएफ से अधिक होता है, सही बात है। जब आप चार्ज करोगे तो ईएमएफ से ज्यादा विभव लगाओगे तभी तो चार्ज होगा। किसी सेल को अगर चार्ज करना है तो उसका जितना ईएमएफ है उससे ज्यादा का विभव लगाओगे तो वो बाहर से धारा लेगा और खुद को चार्ज करेगा। इसका मतलब इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ये बात गलत है। निकल कैडमियम सेल एक द्वितीयक सेल होता है। लोह चुंबकीय आंसर कब लगाएंगे, जब FeCO या Ni हो। प्रबल रूप से आकर्षित करना है, एक तो लिखा हुआ आकर्षित करते हैं, एक लिखा होगा प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, तो लोह चुंबकीय होता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट और एक वीकली अट्रैक्ट, दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं तो अनुचुंबकीय, और प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं तो लोह चुंबकीय कहते हैं उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन कौन सा है। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं पूछा है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव धनात्मक पूछा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब धात्विक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आयोडीन सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज आयोडीन। आ गई बात समझ में। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव पूछता तो फ्लोरीन, और पॉजिटिव पूछा है तो आयोडीन, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में दर्शाते हैं, संक्रमण धातुएं जो है वो अपने यौगिकों में क्या दर्शाती हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, आयनिक व उप सहसंयोजक बंध। अब संक्रमण धातुएं हैं तो आयनिक बंध भी बनाती है, सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध भी बनाती है। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड शो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ट्रांजिशन मेटल चलो कंपाउंड बना लिया है तो चलो धात्विक बंध नहीं हो सकता, बट उनमें आयनिक बंध भी होता है, सहसंयोजक बंध भी होता है और उप सहसंयोजक बंध भी होता है। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, संकुल यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं या किसका, क्योंकि तीनों ही तरह के होते हैं। जैसे K4FeCN6, K4FeCN6 में सभी प्रकार के बंध मौजूद है ना। K पे प्लस है, FeCN4 -4 है, K4 प्लस आ रहा है ना, तो ये आयनिक बंध हो गया। फिर Fe और Cn के बीच में साइनाइड जो है वो इसको अपना लोन पेयर दे रहा है, उप सहसंयोजक हो गया, और साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है, तो वो सहसंयोजक बंध भी हो गया। बट एक सही अगर आंसर चूज करना हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आयनिक और उप सहसंयोजक बंध, क्योंकि सहसंयोजक बंध सीधा मेटल से नहीं बन रहा है। ये कह रहा है
धातु, संक्रमण धातु अपने यौगिकों में इन देयर कंपाउंड शो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयनिक और उपसहसंयोजक, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, उपसहसंयोजक से, और ये K+ वाला जो है वो इससे किससे जुड़ा हुआ है, आयनिक बंध से। C और ट्रिपल बॉन्ड N है वो तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। मेटल, ट्रांजिशन मेटल डायरेक्टली कौन कौन से बॉन्ड बना रहा है, आयनिक और उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में सेकंड समूह तत्वों को क्या कहते हैं, बताओ भैया। सेकंड वर्ग के तत्व, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, अल्कली धातुएं, अल्कलाइन अर्थ धातुएं, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ धातुएं, अल्कलाइन, हाँ, यानी कि क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं सेकंड ए वर्ग के तत्व। सेकंड ए वर्ग के तत्वों को अल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु तत्व भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन नहीं देगा, इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, एग्जैक्टली इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड कार्बोकेटाइन नहीं बनाता है। भैया ये कार्ब धात्विक यौगिक हैं, और कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इनमें मैग्नीशियम पे प्लस होता है और कार्बन पे क्या होता है, माइनस होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें, हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है उसमें कार्ब ऋणायन होता है, कार्ब धनायन नहीं होता। मिथाइल ब्रोमाइड बना लेगा भैया, क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो ब्रोमीन पर आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। विनाइल क्लोराइड भी हो जाएगा, हालांकि स्टेबिलिटी की बात नहीं करी इन्होंने, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस, स्टेबिलिटी की बात नहीं बोली इन्होंने। इथाइल अल्कोहल ये भी हो जाएगा OH पे माइनस और कार्बन पे प्लस, स्टेबिलिटी की बात नहीं बताइए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक में कार्ब धनायन नहीं होता, कार्ब ऋणायन होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। P और F कक्षा के लिए ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है द्वितीयक क्वांटम संख्या, जिसे हम द्विगंजी क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो द्विगंजी क्वांटम संख्या यानी L का मान आपसे पूछा है, किसके लिए, L का मान P के लिए और F के लिए। तो P के लिए तो L का मान क्या हो जाएगा, बताओ भैया। P के लिए L का मान 1 होता है, और F के लिए L का मान कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, सॉरी, F के लिए L का मान 3 होता है ना। 0 1 2 3, 0s 1p 2d और 3 आता है F के लिए। तो P और F के लिए हो जाएगा 1 और 3, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, 1 और 3, पहला और तीसरा। ठीक, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी मान होंगे 1 और 3। S के लिए होता है 0। चलिए अगला सवाल बताइए। एक द्वितीयक बैटरी की सेल अभिक्रिया है, एक सेकेंडरी बैटरी जो है उसकी सेल अभिक्रिया में क्या होता है भैया, बताओ। उत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, या उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, या संतुलन, या ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। तो सेकेंडरी बैटरी में सेल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, सीधा सीधा ये तो आंसर है इसका। एक सेकेंडरी बैटरी में सेल रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होती है, तभी तो आप उसको वापस रिचार्ज कर सकते हो। सेकेंडरी बैटरी, प्राथमिक बैटरी जो होती है लेक्लांसी सेल, उसमें एक ही डायरेक्शन में चलता है, लेकिन सेकेंडरी बैटरी में रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। चलिए अगला सवाल बताइएगा। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए, एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं लेसाने विलियन। हालांकि अभी वाले आपके सिलेबस में ये बातें नहीं दे रखी है, मैं क्लियर बता दूं आपको, है ना, सिलेबस में ये बातें नहीं दे रखी है। तो लेसाने विलियन बनाया जाता है, और लेसाने विलियन बनाने के लिए सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। लेसाने विलियन बनाने के लिए जो मिश्रण होता है उसको सोडियम के साथ छोटी सी ज्वलन नली में जलाते हैं।
ठीक है, उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। पेपर लेवल अब कैसा ही हो उससे क्या मतलब, आपने पढ़ा क्या है बस उस पर डिपेंड करता है। लेवल का मतलब ये थोड़ी हो गया कहीं बाहर से कुछ चीजें लाके उठा के पटक देंगे तुम्हारे सामने, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो सिलेबस में है वही होगा। अब वो किस तरह से पूछते हैं, वो पूछने को अपन कोई पैटर्न थोड़ी बोल सकते हैं, वो पूछने का तरीका उसको चाहे जिस तरीके से पूछ ले क्वेश्चन। पढ़ा हुआ होगा आप कर लोगे, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप नहीं कर पाओगे उसको। सी है ना, Na। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए हम सोडियम के साथ उसका लेसाने विलयन बनाते हैं, है ना। फिर उसमें ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट डालते हैं और थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं, तो वहां पे प्रूशियन ब्लू बनता है। प्रूशियन ब्लू याद है आप सबको फॉर्मूला, प्रूशियन ब्लू रेडॉक्स में लिखवाया था। प्रूशियन ब्लू Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये बनता है प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन नीला, ठीक है, जिसकी वजह से एक बढ़िया नीला रंग वहां पे आपको मिलता है। प्रूशियन ब्लू नीले रंग का विलयन बनता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति को दर्शाता है ये। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डी ब्लॉक तत्व सभी धातुएं, सभी अधातुएं, धातुएं अधातुएं या उपधातुएं, कहने की बात ही नहीं है। डी ब्लॉक में सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ऑल आर मेटल्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी खंड में सभी तत्व धातु तत्व होते हैं। पढ़ लो आप जितना जो आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया है, बस आप उनको पढ़ लो। वही कार्बोनाइन कहाँ बनते हैं कहाँ नहीं बनते हैं, है ना, उनको एक बार अच्छे से आप पढ़ लो। एग्जाम मोमेंट में यहाँ के क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं और एग्जाम मोमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें रात और दिन का फर्क होता है। कहाँ मैंने कितना पढ़ा दिया किस लेवल के साथ में, और कहाँ इनका लेवल है बताओ। कहाँ मैंने पूरा डी ब्लॉक खत्म करवा दिया आपका पूरा लास्ट तक, हाँ, हर एक पॉइंट को लेते हैं, और कहाँ इनका लेवल है कि डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या होते हैं। अरे धातुएं होती है यार, नहीं तो 8वीं क्लास का है, 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल चालू हो जाती है, 9th क्लास का बच्चा भी ये बता देगा कि सभी धातुएं होती है। तो आप तो अच्छे से पढ़ो उसको, जो पढ़ा हुआ है निश्चिंत रहे, उसमें से आपको मिलेगा। कुछ सवाल इसमें अलग है, मे बी देयर इज चेंज इन सिलेबस। उस टाइम जो है सिलेबस कुछ अलग होगा 2016 का, तो कुछ क्वेश्चन इसमें अलग दिए हुए हैं। हालांकि मैंने वो करवा रहा हूँ अलग वाले भी क्वेश्चन, बट अपने इस बार के सिलेबस में वो टॉपिक्स नहीं दे रखे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है एनिलीन की अत्यधिक ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ जब एनिलीन अभिक्रिया करता है ना, तो एनिलीन बहुत ही अच्छा सक्रियणकारी समूह होता है। क्या होता है, बहुत ही बढ़िया सक्रियणकारी समूह होता है। ये तीनों ही जगहों पे क्या लगा देगा, ब्रोमीन लगा देगा, ऑर्थो और पैरा पे, तीनों ही जगहों पे ब्रोमीन लग जाएगा। दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे मतलब बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन ये कंपाउंड आपका बनता है, ठीक है। अब ये हमने नहीं पढ़ा है, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन्स तक ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक है, ये एमीन से उठ के आया है। मे बी उस समय जो सिलेबस होगा आपका चेंज हो रहा होगा या चेंज हुआ होगा, या पहले अलग था अब अलग हुआ होगा, तो वो क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको अलग मिलेंगे, तो उनको देख के अपने को घबराना नहीं है। वो मैं बता रहा हूँ कि ये तो बाहर के सवाल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। वोल्टेइक सेल में धनाग्र पर होने वाली अभिक्रिया, अरे भैया एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन होता है। कोई भी सेल हो, चाहे वो वोल्टीय सेल हो, चाहे वो विद्युत अपघटनीय सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन या उपचयन होता है। एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर है, बताओ भैया समस्थानिक किस चीज में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे ये X है, ये भी X है, इसका परमाणु क्रमांक समान है, इसका परमाणु भार अलग है, A1 और A2। ये दोनों जो है किसी चीज के समस्थानिक है, किसके, X के। तो समस्थानिकों में क्या चीज भिन्न होती है, समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होती है। A का मतलब है यहाँ द्रव्यमान संख्या, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H1 और 1H2 होता है और 1H3 होता है,
तो 1 तो सेम ही है, Z तो सेम है, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान है ना। द्रव्यमान संख्या ऊपर जो A हम लेते हैं वो अलग अलग होता है तीनों ही समस्थानिकों के अंदर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से कार्बन का संचालक रूप कौन सा होता है, मतलब कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की मोल कॉन्सेप्ट में आपका देखो, मोल कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया था ताकि आगे वाले चैप्टर्स में आपको दिक्कत ना हो, है ना, इसलिए पढ़ाया था कि इलेक्ट्रो में पढ़ोगे तो वहां मोल्स वगैरह बार बार आते हैं वर्ड, तो वो दिक्कत ना हो इसलिए पढ़ाया गया था। बट फिर भी जितना पढ़ाया गया था बेसिक, वो आपको जितने क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए बस आपको उतने ही पढ़ने। आप देख ही रहे हो लेवल में क्या आता है मोल कॉन्सेप्ट में, इतने ग्राम है, कितने अणु होंगे या कितने आयन होंगे, कितना क्या होगा, है ना, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलो बताओ कौन सा होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का विद्युत रूप से संचलक रूप जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है, अम्लीयता पढ़ा रखी है आपको, फिनाइल, फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल या मेटाक्लोरोफिनॉल। बताइए भैया कौन सा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, फिनॉल या मेटाक्लोरोफिनॉल या साइक्लोहेक्सेनॉल या बेंजाइल अल्कोहल, कौन होगा, मेटाक्लोरो, क्योंकि -I प्रभाव लग रहा है हेलोजन का, और हेलोजन का -I प्रभाव जो होता है उससे अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर इसका -I प्रभाव लग रहा है और -I प्रभाव से अम्लीयता बढ़ती है। तो फिनॉल से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, मेटाक्लोरोफिनॉल होगा। फिनॉल से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, मेटाक्लोरोफिनॉल, फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होगा। फिर एक है बेंजाइल अल्कोहल और एक है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो बेंजाइल अल्कोहल ज्यादा होगा क्योंकि बेंजीन का -I प्रभाव भी लगेगा साथ में, अम्लीयता में बेंजीन का -I प्रभाव लगेगा, और सबसे कम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ये सबसे कम होगा। तो आंसर होगा इसका डी, मेटाक्लोरोफिनॉल। मेटाक्लोरोफिनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। पी टाइप, अब ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं। पी टाइप अर्धचालक शायद हो सकता है, टाइपिंग में फिजिक्स का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की ओर, मतलब AR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन ArSe2 में सबसे कम क्रियाशील होगा। सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, जिसमें -M ग्रुप लगा हुआ हो, विसक्रियणकारी समूह लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को खींचता हो। विसक्रियणकारी समूह होने पर जो है क्रियाशीलता घट जाती है, तो सबसे कम क्रियाशील होगा इसमें जिसमें विसक्रियणकारी समूह है, और वो है NO2, क्योंकि NO2 बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे कम होगा। उसके बाद आएगा भैया टोल्यूइन। क्यों, क्योंकि टोल्यूइन जो है ये आपका +H प्रभाव देता है, +H हाइपर कॉन्जुगेशन। फिनॉल और एनिलीन में फिनॉल कम क्रियाशील होती है एज कंपेयर टू एनिलीन, सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होती है वो एनिलीन होती है, क्योंकि एनिलीन का +M प्रभाव फिनॉल के OH के +M से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा सक्रियणकारी अगर कोई होता है कंपाउंड तो वो होता है एनिलीन, और सक्रियणकारी जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन के निम्नलिखित व्युत्पन्नों में से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है। तो भैया अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है, अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं ये सामान्यतः MPBP अणुभार के समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। किसका मोलर मास ज्यादा है, C2H5I का मोलर मास ज्यादा है। ठीक है, C2H5I का ज्यादा है, और C2H5I का ज्यादा मोलर मास है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। 24, कहीं कोई डाउट लगे आप लोग वापस पूछ लीजिएगा। ठीक है, परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है, ऊर्जा में वृद्धि द्वारा स्थिरता नहीं, ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने के लिए। किस लिए होता है, ऊर्जा में क्या पढ़ा था BBT में कि दो परमाणुीय कक्षक जब एक दूसरे के पास आते हैं
तो उनकी ऊर्जा कम होती है और उनका स्थायित्व बढ़ता है और फाइनली वो आपस में एक दूसरे से अतिव्यापन कर लेते हैं। तो जब ऊर्जा कम होती है, स्थायित्व बढ़ता है और बंध का निर्माण होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बी आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रकाश रासायनिक स्थिति के अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीनेशन कौन सी अभिक्रिया होती है भैया? सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन का क्लोरीनीकरण, सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन का क्लोरीनीकरण कौन सी अभिक्रिया होती है? तो सनलाइट आते ही अभिक्रिया में क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। और योगात्मक अभिक्रिया होगी क्योंकि यहाँ पर तीनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और उनकी जगह पे क्या लग जाएगा? उनकी जगह पे बेंजीन BHC बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोरा। तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। और कौन सी योगात्मक अभिक्रिया हुई? मुक्त मूलक, मुक्त रेडिकल प्रणाली यानी कि मुक्त मूलक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, अगर AlCl3 होता यहाँ तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन हो जाती, सेकंड आंसर उसका होता बी। अगर यहाँ पर AlCl3 होता, अभी यहाँ पर क्या है? सनलाइट है, तो मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया से बनने वाला स्व उत्प्रेरक कौन होता है? तो भैया जब अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 और इसकी रिएक्शन ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 के साथ करते हैं तो यहाँ KMnO4 जो होता है वो बदल जाता है किसमें? MnO में, अम्लीय माध्यम है, और प्लस साथ में जो है यहाँ पे बन जाता है ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो CO2 बना लेता है। ठीक है, MnO कह दो, MnO2 तो नहीं होता, MnSO4 कह दो, Mn+2 आना चाहिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है अम्लीकृत, अम्लीकृत का मतलब है यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है H2SO4, तो यहाँ बन जाएगा MnSO4, है ना। मैंगनीज सल्फेट बनता है जो इस अभिक्रिया में क्या होता है? मैंगनीज सल्फेट Mn+2 का फॉर्मेशन होता है जो इस अभिक्रिया में स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऑटो कैटलिस्ट का कार्य करता है। तो KMnO4 और ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया में उत्पाद जो बन रहा है वो ही ऑटो कैटलिस्ट होता है, MnSO4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है 27। एक स्व उत्प्रेरक क्या होता है भैया? स्व उत्प्रेरक वो होता है जिससे भी पीछे आया, अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है वही उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, उसे बोलते हैं स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस का मतलब होता है अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही जो है वापस क्या कर लेता है। जैसे मैंने बताया था एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल, और वही एसिटिक अम्ल वापस क्या कार्य कर लेता है? हाँ, वही एसिटिक अम्ल वापस एक उत्प्रेरक का कार्य कर लेता है। वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाता है। जब सोडियम को वायु में रखा जाता है तो फाइनली इन द एंड, इन द लास्ट, सोडियम किस में बदल जाएगा? तो वायु में लगातार रखने पर अंत में सोडियम किस में बदल जाता है भैया? सोडियम बदल जाता है सोडियम ऑक्साइड में। सोडियम ऑक्साइड में वायु में लगातार ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द एयर, सोडियम फाइनली चेंजेस इनटू सोडियम ऑक्साइड, Na2O, है ना। सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बनेगा और वायु से हाइड्रोजन गैस जो होगी उसमें से बाहर निकल जाएगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से बाहर निकलती जाएगी। जो नमी होती है ना, नमी के साथ सोडियम अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है Na2O, और ये फाइनल चेंज होता है 29। निम्न में से असंभव ऑर्बिटल कौन सा है? कौन सा ऑर्बिटल यानी कि कक्षक असंभव है, इम्पॉसिबल है? 2s 2p 3f या 4d? हाँ जी, कार्बोनेट दिया है। आंसर की में तुम्हारे क्या दिया है? आई डोंट थिंक सो। कार्बोनेट दिया है, वायु में रखने पर क्या बनेगा? वायु में रखने पर सिंपल है, सोडियम की रिएक्शन वायु में किसके साथ हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है और कन्वर्ट इनटू Na2O, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर यहाँ पे कोई उत्प्रेरक लगा देते हैं हम, जैसे कि ओजोन,
तो फिर सोडियम परऑक्साइड भी बन जाता है, Na2 जो है Na2O2 भी बन जाता है, लेकिन वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, तब वो आगे और रिएक्शन करता है। अदरवाइज हवा के अंदर सोडियम से सोडियम ऑक्साइड ही बनता है, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड ही बनता है। अब ये हो सकता है, चलो मैं एक बार चेक भी कर लूंगा कि भाई सोडियम ऑक्साइड बनता है लेकिन वायु में रखा है ना, इसको क्या लिखा है वायु में, तो वायु में रखा है तो वायु में CO2 भी होती है, तो Na2O CO2 को अवशोषित करके Na2CO3 बना देगा, ऐसा कुछ है ना एयर में। हाँ, एयर में CO2 भी होती है तो ये रिएक्शन करके Na2CO3 बना देगा एयर में। तो पॉसिबल ये भी है, क्योंकि लिखा हुआ है ना लगातार वायु में। मैंने ऑक्सीजन देखा, इसको ऑक्सीजन नहीं है, कम किसके साथ में, एयर के साथ में। तो एयर के साथ में तो नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, और एयर के साथ में CO2 भी होगी, और एयर के साथ में वाटर वेपर भी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगर खाली ऑक्सीजन के साथ होता, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो फाइनली किस में चेंज होता है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा Na2O। 3F पॉसिबल नहीं है, F चालू होता है 4 से, ठीक है, बी है ना। 3F इज नॉट पॉसिबल, F चालू होता है 4 से, 4F 5F 6S 4 से चालू होता है, 3F इज नॉट पॉसिबल। चलिए, आइडोफॉर्म अभिक्रिया कौन से यौगिक दर्शाते हैं, पता है आपको, बताओ भैया, आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन से यौगिक दर्शाते हैं, याद आ रहा है कुछ, ये जैसे दिया हुआ है कुछ ऑप्शन में, डाउटफुल लग रहा है मुझे, ये C डबल बॉन्ड O और H होना चाहिए, ये H3 यहाँ पर नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O H ये होना चाहिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं ना, वो आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये होना चाहिए एल्डिहाइड कंपाउंड यहाँ पर। एल्डिहाइड होगा तो इस रिएक्शन में, एल्डिहाइड होगा तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, आइडोफॉर्म ये टेस्ट देगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, C डबल बॉन्ड O H ही होगा यहाँ पर, बाकी दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सके, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए ये एक पुष्टिकारी परीक्षण है, मतलब उसका कंफर्मेटिवली टेस्ट है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु क्या होती है, बताओ भैया, लिखवाया था आपको, विघटन नियतांक के बराबर, विघटन नियतांक का व्युत्क्रमी, विघटन नियतांक के प्रत्यक्ष समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, मल्टीपल्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, विघटन नियतांक का गुणज। बताओ भैया, मीन लाइफ औसत आयु यानी टी एवरेज क्या होती है, याद आ रहा है कुछ, क्या लिखवाया था, टी एवरेज, टी औसत बराबर होता है 1/k, है ना, टी एवरेज इज 1/k होता है, उसका जो k कांस्टेंट है उसका 1 कर दीजिए, तो उसे अपन हाफ लाइफ, तो इसका मतलब हो गया विघटन नियतांक का व्युत्क्रमी यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। विघटन नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 31 32 आ जाओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करके बेंजोइक अम्ल क्या बनाएगा, बेंजोइक अम्ल, अम्ल का बताया था आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमेशा क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कर देता है एल्कोहल में, LiAlH4 हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, तो ये इसका अल्कोहल बना देगा भैया। अल्कोहल मतलब यहाँ 2 H आ जाएंगे और OH बन जाएगा, CH2OH है ना, CH2OH बन जाएगा, मतलब बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बेंजोइक अम्ल का अपचयन करवाया है। तो इसके अपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित होकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अल्कोहल। चलिए, शुष्क शेल में उपस्थित ऋणाग्र पदार्थ कौन सा है, ड्राई सेल यानी लेक्लांसी सेल में एनोड कैथोड कौन सा, एनोड पूछा है, ऋणाग्र कैथोडिक मटेरियल, ऋणाग्र मतलब कैथोड कौन सा होता है,
तो ड्राई सेल में कैथोड किसका बना होता है भैया? कैथोड में आप लिख सकते हो मैंगनीज डाइऑक्साइड। हालांकि पूरा होता है तो ये होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ में क्या होता है? कार्बन। कैथोड मटेरियल का है, कैथोड मटेरियल, तो कार्बन की छड़ के साथ में क्या होता है? MnO2 होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा हुआ होता है कार्बन के साथ में, है ना। वैसे छड़ अगर पूछे एनोड क्या थी तो ठीक है, एनोड क्या है तो हम कहेंगे कार्बन की छड़ है। एनोड मटेरियल क्या है? उस एनोड पर कौन सा मटेरियल लगा हुआ होता है? तो एनोड पर मटेरियल होता है MnO2 और साथ में होता है कार्बन का पेस्ट। चलिए अगला बताइए, निम्न में से कौन सा जलीय विघटन पर अमोनिया निर्मुक्त यानी कि अमोनिया मुक्त करेगा? जलीय विघटन यानी कि जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस पर अमोनिया कौन बनाएगा? ठीक है, हाइड्रोलाइसिस पर अमोनिया कौन बनाएगा? एमाइड। एमाइड जो होते हैं ना वो हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनाते हैं? अमोनिया। जैसे ये बेंजेमाइड है CONH2, इसका जल अपघटन कर दिया एमाइड का। एमाइड का जल अपघटन करोगे तो यहां से अमोनिया बन जाएगी और जल अपघटन के बाद ये खुद बदल जाएगा बेंजोइक अम्ल में COOH और प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? अमोनिया। तो एमाइड जो होते हैं वो जल अपघटन पर अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो बेंजेमाइड जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा C, बेंजेमाइड। करेक्ट, बेंजेमाइड। फेनिल बेंजोएट से नहीं बनेगा, साथ में नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए, इसमें नाइट्रोजन ही नहीं है ना। बोलो भैया, बात समझ में आई? एसिटेनिलाइड क्या होता है? एसिटेनिलाइड होता है ये, एसिटेनिलाइड इसको बोलते हैं। बेंजीन है, बेंजीन पे NHC डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। सही बताया ना, कैथोड मटेरियल। कैथोड यही तो होता है, MnO2 का अपचयन होता है ना MnOOH में, MnO2 का MnOOH में अपचयन होता है। ठीक है, तो MnO2 जो होता है वो कैथोडिक मटेरियल होता है। 35 योगात्मक अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? बताइए भैया, योगात्मक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण योगात्मक अभिक्रिया का है? फिनॉल का ब्रोमीनीकरण, एल्डोल, एल्डोल संघनन, है ना। बाकी ये फ्रिडल क्राफ्ट वगैरह ये सारी अभिक्रियाएं योगात्मक नहीं होती है, प्रतिस्थापन होती है, ArSe2 होती है। फिनॉल का ब्रोमीनीकरण ArSe2 होता है, बेंजीन का नाइट्रीकरण ArSe2 होता है, लेकिन एल्डोल संघनन क्या है? ये योगात्मक अभिक्रिया होती है, नाभिक्स नहीं, योगात्मक। AN2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताया था, नाभिक्स नहीं आता है, पहले अटैक करता है फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आके जुड़ता है। तो एल्डोल संघनन जो है वो एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य को ऊष्मा देने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन, द प्रोडक्ट ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हीलियम। फोर्थ हो गया नाभिकीय संलयन। कैथोड कहाँ जिंक होता है? एनोड जिंक होता है। लेक्लांसी सेल जो होता है ना, शुष्क सेल लेक्लांसी सेल होता है, उसमें एनोड जो होता है वो जिंक का बना होता है और कैथोड जो होता है वो आपका कार्बन की छड़ का बना होता है और उसके साथ में मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोजन से हीलियम का उत्पादन या हीलियम से हाइड्रोजन का उत्पादन? तो प्रोडक्शन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 1H2 और 1H3 और 1H3 मिलकर 2He4 बनाते हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है जिससे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मेन सोर्स होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। निम्न में से वह जिसका अस्तित्व ही नहीं है? तो भैया PF5 कभी नहीं बनेगा, NF5, PF5 चलो फिर भी एक बार के लिए बन जाएगा, NF5 नहीं बनेगा। हालांकि PF5 बनता है बन अनस्टेबल होता है,
हाँ, MnO2 की रिएक्शन अमोनिया NH4+ से होती है ना, और उससे MnOOH बनता है, वो कैथोड वाला तो मटेरियल हुआ फिर। चलिए, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वन विच डज नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है तो बनता ही नहीं है। pH 5 फिर भी बनता है लेकिन अनस्टेबल है। जो बनता ही नहीं है वो नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड पॉसिबल नहीं होता। नाइट्रोजन केवल ट्राईहेलाइड बनाता है। ट्राईहेलाइड में भी NF3 स्टेबल होता है, ये मैंने आपको लिखवाया था। चलो, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके, मेंडलीफ का है मतलब परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने कहा है परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अरे NH3 से नहीं होती रिएक्शन, NH4+ से होती है। NH3 तो उत्पाद बनता है साथ में, अमोनिया उत्पाद बनती है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है MnO2 में, MnOOH बनता है। देखो कॉपी खोल के लिखवा रखी है रिएक्शंस। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भारों पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर नहीं। ठीक है, 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, ऑल ऑफ देम। तो ब्रोमीन जो है क्लोरीन, ये सभी काम कर सकती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है क्लोरीन, उसके अलावा ब्लीचिंग मैंने लिखवाया भी था आपको, क्लोरीन पानी का जो है विरंजीकरण कर देती है, ब्लीचिंग एजेंट होती है क्लोरीन। डिसइंफेक्टेंट मतलब इसको जो है पानी में थोड़ा सा डाल के फर्श पे पोछे वगैरह लगाने में भी इसका यूज करते हैं, या पानी के अंदर फ्लो करते हैं ना, पानी में जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं इससे, ये डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं विसंक्रामी, तो ये विसंक्रामी होता है। ठीक है, तो ये सभी काम कर सकता है चारों। चलिए भैया अगला बताइए क्वेश्चन। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा विद्युत धनी तत्व कौन सा है? सीजियम, लिथियम, तांबा या लोहा? तो सबसे ज्यादा कौन होगा भैया? विद्युत धनी तत्व सीजियम होता है। विद्युत धनी का मतलब होता है जो धातु ज्यादा अच्छे होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, जिसका IE का मान कम होता है, उनमें धात्विक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और धात्विक प्रवृत्ति यानी कि विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति सीजियम में ज्यादा होगी, क्योंकि सीजियम का आकार बड़ा है। आकार बड़ा होने से इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देते हैं वही क्या होते हैं? उच्च विद्युत धनात्मक गुण रखते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में R, V और E क्रमशः त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को दर्शाता है। त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को दर्शाता है। निम्न में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के समानुपाती होगी? बताओ भैया। R तो है त्रिज्या, जिसको हमने स्मॉल r लिखा था, V है वेग, और E है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मतलब ET। तो इनमें से क्या करेंगे? V इंटू आर, पहले तो आप फॉर्मूला देख लीजिए। R क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। V होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड अपॉन एन, सॉरी, जेड अपॉन एन। और एनर्जी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अपने को एन देखना है, एन क्या होगा? तो एन तो तभी आएगा ना, एन के क्या है? समानुपाती होगी। ठीक है, तो एन तभी आएगा जब आप यहाँ एक स्क्वायर होगा और यहाँ स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, ये तो एन की पावर 4 हो जाएगी। ये दोनों लेकर अगर डिवाइड कर दें तो हो सकता है मे बी आपको एन मिल जाए। किसमें? आर अपॉन ई करें तो क्या आएगा? एन स्क्वायर, एन की पावर 4 हो जाएगा ना। आर इंटू ई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आएगा नहीं। ई बाई वी करके देख लो, क्या ऑप्शन बता रहे हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 41 का ए, आर बाई ई। आर क्या है? हीरा, और एनर्जी होती है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आर बाई ई करूंगा तो ये इससे भी नहीं आएगा भैया। हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल में R, V और E क्रमशः कक्षा की त्रिज्या,
इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को दर्शाती है। निम्न में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के समानुपाती होगी? तो r इंटू v कर लेते हैं, v इंटू आर, है ना, इससे आ जाएगा ना, v इंटू आर कर लो। तो v इंटू आर करोगे, बाकी सब हटा दो, आप यही रखो बस, n स्क्वायर अपॉन z इंटू z अपॉन n, तो z से z कट जाएगा और n से n, तो यहाँ पे आ जाएगा n। दैट मीन्स v इंटू आर, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वी आर को मल्टीप्लाई करने पे n आई जाएगा, डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर दो, n आ जाएगा। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया में अंतर्निहित क्या है? अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है तो क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा भैया, है ना, क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा भैया। अल्काइल हैलाइड है RCl और उसको आपको बदलना है ROH में, तो हम यहाँ पे जलीय KOH की अभिक्रिया करवाएंगे। जलीय KOH में से OH आएगा, OH इसको हटाएगा और यहाँ KCl निकलेगा। इसका मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है? Fe के 40 ग्राम, एनटीपी पर नाइट्रोजन के 6 मोल, 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये नहीं दिया हुआ है ना, एनटीपी पर नाइट्रोजन के 6 मोल, चांदी के 0.2 ग्राम और कार्बन के 10 की घात 23 परमाणु। तो सीधी सीधी बात है भैया, सर्वाधिक द्रव्यमान कौन रखेगा? तो सर्वाधिक द्रव्यमान कौन रखेगा? बी, 6 मोल नाइट्रोजन एट एनटीपी, 10 की घात 23 कार्बन परमाणु, तो 1 मोल के ही बराबर हुआ, यानी 12 ग्राम के बराबर हुआ। जबकि नाइट्रोजन इंटू 28 इंटू 6 करेंगे हम लोग, क्या करेंगे नाइट्रोजन के लिए? 28 इंटू 6, तो ये आ गया 28 इंटू 6 मोल है ना, एक का 28 ग्राम होता है, 28 इंटू 6, ये मात्रा सबसे ज्यादा आएगी ग्रामों में, ये मात्रा ग्रामों में सबसे ज्यादा आएगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह उपयुक्त अभिक्रिया जो बेंजीन को टोल्यूइन में बदलेगी, बेंजीन को टोल्यूइन में बदलेगी, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, पता ही है सबको, बेंजीन को टोल्यूइन में बदलना है तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण करवा दो। इस पर किसकी अभिक्रिया? CH3Cl की अभिक्रिया, किसकी प्रेजेंस में? निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन पर CH3 आ जाएगा और टोल्यूइन बन जाएगा। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं इसको, एल्किलीकरण। चलिए, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल किसके उदाहरण हैं? दोनों शुष्क सेल हैं, दोनों गीले सेल है। लेक्लांसी तो होता है शुष्क सेल और डेनियल सेल होता है गीला सेल, है ना, वेट। अरे डेनियल सेल में तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है ना, तो वो गीला सेल हो गया, है ना। जबकि लेक्लांसी सेल में सभी ड्राई मटेरियल होते हैं, ऑल आर ड्राई, तो इसलिए उसका लेक्लांसी सेल हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु आइडेंटिकल मास, साइज एंड शेप, सही बात है, क्या होते हैं? आइडेंटिकल मास, साइज और शेप, पहला ही ऑप्शन सही होगा। भिन्न आकृति के नहीं होते, आकार आकृति वगैरह सब समान होती है, ठीक है, सब समान होता है। आइडेंटिकल मास भी एक जैसा कार्बन का तो 12, साइज सबकी सेम होती है, शेप सबका सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। यानी कि डाल्टन के अनुसार तत्व के परमाणु, ठीक है, समान द्रव्यमान, आकार और आकृति के होते हैं, इक्वल शेप एंड साइज के होते हैं। ऑक्सीजन अणु दर्शाता है भैया, ऑक्सीजन MOT के अनुसार अनुचुंबकीय होता है, तो ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाएगा? अनुचुंबकत्व, क्योंकि ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है? ऑक्सीजन के अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से जो है ये अनुचुंबकीयता का गुण दर्शाएगा। 47, 48, निम्नलिखित में से वह जो लोह चुंबकत्व दर्शाता है, जो लोह चुंबकत्व दर्शाता है, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग व्हिच वन एग्जिबिट द फेरोमैग्नेटिज्म, तो कोबाल्ट क्या आएगा आंसर में? फेरोमैग्नेटिज्म। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, फेरस,
कोबाल्ट और निकल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, तीनों फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा आपका फेरोमैग्नेटिक। अगला सवाल आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? विच वन इज मोस्ट एसिडिक? तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ट्राइक्लोरो, CCl3 COOH। फिर आएगा डाइक्लोरो, क्योंकि दो ही क्लोरीन है, दो ही माइनस आई लगेंगे, माइनस आई से अम्लीयता बढ़ती है। और फिर आएगा मोनोक्लोरो, CH2Cl, CH2Cl और COOH। और फिर आएगा सबसे लास्ट में एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा? जिसमें माइनस आई सबसे ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर माइनस आई क्या है? मैक्सिमम माइनस आई है, और माइनस आई बढ़ने से अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सर्वाधिक अम्लीय होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो परमाणु आकार, जब एक उदासीन परमाणु से एक धनायन बनता है तो आकार क्या होता है? घटता है ना। धनायन बनने पर आकार में क्या आती है? कमी। धनायन बनने पर आकार में कमी आती है। धनायन जब भी बनता है आकार घटता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा? सिनेमिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। देखो लैक्टिक अम्ल में तो नहीं होती ज्यामितीय समावयवता। सिनेमिक आप देख सकते हो एक बार, डबल बॉन्ड होना चाहिए और प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, तो सिनेमिक अम्ल ये होता है। यस, सिनेमिक अम्ल ये होता है। CH और CH के पास दोनों पर एक एक हाइड्रोजन, एक एक अलग अलग संयोजकता है। सिनेमिक अम्ल में प्रतिबंधित घूर्णन हो जाएगा, है ना। सिनेमिक अम्ल में प्रतिबंधित घूर्णन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा। तो सिनेमिक अम्ल जो है वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। स्टाइरिन नहीं दर्शाता है ना? स्टाइरिन ये होता है, स्टाइरिन होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड बेंजीन, स्टाइरिन। इसमें तो कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आ गया, कॉर्नर वाला कभी भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है। अगला बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रहता है अपरिवर्तनीय, लेकिन संरचना में परिवर्तन, संरचना में अपरिवर्तित परंतु मात्रा में परिवर्तित, मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित, मात्रा और संरचना में परिवर्तित, और एक है अपरिवर्तित। अनचेंज इन क्वांटिटी बट चेंज इन कंपोजिशन। देखो उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया में जाएगा तो हो सकता है उच्च ताप वगैरह से थोड़ा उत्प्रेरक क्या हो जाए, वाष्प बन के भी बाहर चला जाएगा अगर वो द्रव अवस्था में वगैरह होगा। उत्प्रेरक क्या कर सकता है? उत्प्रेरक मात्रा में परिवर्तन, संरचना में अपरिवर्तित, मतलब अनचेंज इन कंपोजिशन। कंपोजिशन वही रहेगा उसका, वो खुद कोई नई चीज नहीं बनाएगा, बट चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी वापस उसकी कम ज्यादा हो सकती है, क्वांटिटी उसकी कम ज्यादा हो सकती है। उत्प्रेरक की क्वांटिटी बदल सकती है। भैया इसका क्या आंसर दे रखा है अपने आयोग वालों ने, क्या आंसर दिया इसका वो बताइए आप। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर सी होना चाहिए, बट आप लोग बता रहे हो बी है, मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित बट स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता। सोडियम का टुकड़ा सोडियम ही रहेगा, लेकिन वो मेल्ट हो सकता है, गल सकता है, पिघल सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आई थिंक इसमें क्या दे रखा है आप ये बताइए, अगर आपको आपके पास पेपर हो और आपने कहीं पढ़ा हो। संरचना नहीं बदलेगी लेकिन मात्रा में कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, संरचना तो नहीं बदलती, मात्रा में कुछ चेंज हो सकता है। कुछ मान लो उत्प्रेरक आपने गर्म किया, कोई द्रव उत्प्रेरक है और गर्म कर रहे हो आप साथ में, तो हो सकता है वो वाष्प बन के वहां से बाहर चले जाए, तो उसकी मात्रा वापस जो प्राप्त होगी वो पहले से कम प्राप्त होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मैंने इसको सी लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंगली एक बार इसको देख लीजिएगा या एक बार सर्च भी कर लीजिएगा कहीं पर। मात्रा में चेंज हो सकता है, थोड़ी बहुत मात्रा बदल सकती है, लेकिन संरचना में कोई चीज नहीं आएगा। उसका कंपोजिशन, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं, अनचेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन वही रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज हो सकता है। चलिए अभी उसको एक बार डाउटफुल में डालते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे।
क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मतलब कौन सा जो है वो OH माइनस के साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। एसिटामाइड डाईएथिल ईथर, डाईएथिल हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इथाइल एसीटेट डाईइथाइल ईथर C2H5O C2H5, एसिटामाइड एसिटामाइड CH3C डबल बॉन्ड O NH2 और एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण के विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयन बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अरे रिएक्शन में भाग तो लेता ही है, लेकिन अनचेंज हमें वो जो है जिस कंपोजिशन में गया था उसी कंपोजिशन में हमें वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिस कंपोजिशन में गया था उसी कंपोजिशन में वापस आ जाता है। अभिक्रिया का मार्ग चेंज कर देता है ना, उत्प्रेरक भाग कैसे नहीं लेता है, मार्ग ही चेंज कर देता है रिएक्शन का। हाँ भैया, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखो ये तीनों तो क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये तीनों क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। और एसिड डेरिवेटिव्स में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा एसिड डेरिवेटिव्स में तीनों के ऊपर। ये तीनों साइनाइड वाला नहीं करेगा, सॉरी भैया, है ना। पूरा नहीं लिखा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयन बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ तो भैया सभी रिएक्ट कर लेंगे। इसमें क्या दे रखा है आपके आंसर में, उसमें या कोई क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है, देखना एक बार। ठीक है, ये बात चेक करना इसमें। डाईइथाइल ईथर, तो ये सभी अम्ल है, ये तो सारे अम्ल के व्युत्पन्न ही है एक तरह से। देखो ये रिएक्ट कर लेगा इस पे, है ना, OH लग जाएगा, ये हटके OH लग जाएगा, यहाँ OH का योग हो जाएगा कहाँ पर, कार्बन पर, माइनस वाले पर, इस पर। लेकिन ईथर की रिएक्शन H+ के साथ तो होती है, OH माइनस के साथ नहीं होती है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है, पहले H+ का अटैक होता है इसमें। पहले H+ जाके O पे लगता है, उसके बाद इस पर OH का अटैक होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। न्यूक्लियोफाइल रिमेन्स अनचेंज लिख रखा है, या लिख रखा होगा रिमेन्स अनचेंज। एक बार फिर भी रिकंसल्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे वापस। ठीक है, एक बार और रिकंसल्ट करके फिर आपको बताते हैं उत्प्रेरक के बारे में क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डाईइथाइल ईथर, करेक्ट। चलिए अगला देख लीजिए, कौन सी बेंजीन की लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है। बेंजीन कौन सी अभिक्रिया नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन तो देता है, लेकिन बेंजीन कौन सी नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन नहीं देता है। नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन तो देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है। अब देखो निष्कासन एलिमिनेशन भी नहीं देता है बेंजीन। वैसे तो देखा जाए तो बेंजीन एलिमिनेशन भी नहीं देता, और नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बेंजीन में नहीं होता। सी और डी। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बेंजीन में होता नहीं, क्योंकि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफिलिक होती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, योगात्मक होता है, निष्कासन कहीं नहीं होता, एलिमिनेशन कहाँ होता है। बेंजीन कैसे एलिमिनेशन करेगा बताओ, बेंजीन कैसे एलिमिनेशन, कोई एक आध रिएक्शन ही बता दो बेंजीन की एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बोलो भैया। अरे नहीं पूछ रहा है, वही तो बता रहा हूँ। निष्कासन अभिक्रिया बेंजीन नहीं देता है, और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बेंजीन नहीं देता। नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन बेंजीन में नहीं होती है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है।
इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन ए होगा, योगात्मक तो होगा, बी होगा, सी और डी दोनों में ही है। निष्कासन अभिक्रिया बेंजीन की नहीं होती, और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन भी बेंजीन में नहीं होता। देखो बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो तो हो सकता है फिर तो चारों ही हो जाएगी। निष्कासन अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों ही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कारण क्या है, बेंजीन का कोई प्रतिस्थापी होता, जैसे क्लोरोबेंजीन होता, तो अब इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता। अब इसके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाता, जब इसको सोडामाइट के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से Cl हटता और Cl की जगह NH2 आ जाता, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। लेकिन खाली बेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कैसे देगा, ये मुझे समझ में नहीं आया भैया। एलिमिनेशन कैसे देगा, एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड बनता है, कैसे बनेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सी और डी लगाया है। अगर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बेंजीन कैसे दे देगा, नहीं देगा, ये दे देगा बेंजीन का व्युत्पन्न। अगर बेंजीन का व्युत्पन्न ये अगर ये दे रहा है तो ये एलिमिनेशन भी दे रहा है, यहाँ बेंजाइन बनती है पहले। अगर ये है तो यहाँ पर पहले बेंजाइन बनती है, ये पहले बेंजाइन बनेगी, इसकी उपस्थिति में लिखवाया था ये बेंजाइन बनेगी इसमें पहले, बेंजाइन मतलब एलिमिनेशन हो गया। जो भी हो आगे बढ़ते हैं अपन। सत्य कथन चुनिए, अल्फा किरणों की आयनीकरण शक्ति उच्च होती है। सही बात है भैया, अल्फा में चार्ज ज्यादा होता है, चार्ज ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन पावर जो होती है वो ज्यादा होती है ना, आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होती है। दूसरा, समस्थानिक सदैव रेडियोधर्मी होते हैं, समस्थानिक सदैव रेडियोधर्मी होते हैं, ये बात सही नहीं है। ड्यूटेरियम रेडियोधर्मी नहीं होता है ना। बीटा किरणें सदैव ऋणाग्र की ओर मुड़ती है, जब नहीं, बीटा पे खुद पे माइनस चार्ज होता है, नहीं। गामा किरणें ऋणावेशित होती है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, अल्फा किरणों की आयनीकरण शक्ति उच्च होती है, अल्फा किरणों की आयोनाइजेशन पावर ज्यादा उच्च होती है। चलिए अगला बताइए, हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशील सदस्य कौन सा है, तो कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम क्रियाशील होती है आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। सल्फर के कारण विभिन्न संयोजकताएं दर्शाता है, बताओ भैया सल्फर किसकी वजह से, रिक्त डी कक्षक की वजह से। सल्फर में डी कक्ष उपस्थित होता है जिसकी वजह से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का कारण ही यही है, रिक्त कक्षकों की उपस्थिति। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 58, निम्नलिखित में से किस CH3X बंध की उच्चतम ध्रुवीयता, जो ना पोलराइजेशन या पोलैरिटी किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। CH3 है, देखो CH3X में अपवाद आता है, यहाँ ध्यान रखना, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH3F से, ये अपवाद है भैया, ध्यान रखिएगा। CH3Cl का CH3F से, फिर उसके बाद CH3Br आता है, और उसके बाद आता है CH3I। ये मैंने आपको ऑर्डर लिखवा भी रखा है क्लास के अंदर। तो सबसे ज्यादा ध्रुवीयता वाला बंध होगा सी, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, CCl बॉन्ड। चलिए अगला सवाल है, सीसा अम्ल बैटरी मतलब सीसा संचायक बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही एक ही चीज के बने होते हैं ना, किसके बने होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में लेड के बने होते हैं, एक में होता है लेड और एक में होता है लेड प्लस लेड ऑक्साइड, तो लेड के बने होते हैं सीसा संचायक सेल। चलिए अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन से अवस्थर अनुकूल स्थितियों के अंतर्गत मुक्त रेडिकल देंगे, कौन सा मुक्त मूलक बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव्स फ्री रेडिकल अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। मुक्त मूलक कौन बनाते हैं भैया, एल्कीन्स बनाती है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक अल्कोहल तो मुक्त मूलक बनाते नहीं कभी, कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होता है। कौन सा एक्सप्लेन करूं भाई, सीसा संचायक सेल में क्या एक्सप्लेन करूं उसमें, ये तो डायग्राम बना के पूरा लिखवाया ना कि एनोड भी लेड का बना होता है, कैथोड भी लेड का बना होता है, दोनों ही लेड के होते हैं, कैथोड में लेड के साथ लेड ऑक्साइड होता है, लिथार्ज भरा हुआ होता है। एल्कीन्स, एल्कीन्स या उपरोक्त सभी
अल्काइल हैलाइड, या एल्कीन्स जैसे बना सकती है ना। एल्कीन्स कैसे बना सकती है? एल्कीन्स बना सकती है जब HBr की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, है ना, फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक बनते हैं। क्या था 58 में ये लिखवाया था उस समय कि इसका जो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है प्रायोगिक रूप से, इसका प्रायोगिक रूप से Q इंटू डी ज्यादा होता है, Q इंटू डी, ये Q है ना, Q, इसका Q इंटू डी ज्यादा होता है प्रायोगिक रूप से CH3F के छोटे आकार की वजह से। तो Q इंटू डी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH3Cl का। चलिए 61 देखिए, जल गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त होता है। तो वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं अपन, कैसे बनाते हैं? जिंक और Cr2O3 से, CO plus 2H2, CO plus 2H2 gives CH3OH, ये दोनों मिलकर CH3OH बनाते हैं। यहाँ होता है जिंक ऑक्साइड और प्लस साथ में होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3। अरे जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है वो ज्यादा पोलर होता है, पोलैरिटी ज्यादा होती है बॉन्ड में। ठीक है, बताओ भैया, पोलैरिटी ज्यादा किसकी होती है? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वही पोलैरिटी का ऑर्डर होगा, वही ज्यादा पोलर होगा जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी। आप कह रहे हैं भैया एप्रोप्रिएट कंडीशन में दिया है तो सभी बना लेंगे, ऐसी एक भी रिएक्शन नहीं है जहां पे अल्कोहल का कोई मुक्त मूलक बन रहा हो। मुक्त मूलक एक भी अभिक्रिया नहीं है अल्कोहल की। अल्काइल हैलाइड की एक भी अभिक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें ये मुक्त मूलक बनाता हो। एल्कीन जो होता है वो बना सकता है, एल्कीन पेरोक्साइड HBr की रिएक्शन के अंदर क्या होता है? मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, इसका कोई ऐसा एक भी रिएक्शन नहीं है अल्कोहल का जिसमें अल्कोहल मुक्त मूलक बनाता हो, फ्री रेडिकल। सुनना, चाहे भले कोई ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं है अल्कोहल की जिसमें अल्कोहल ने फ्री रेडिकल बनाया हो, ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं है जिसमें अल्काइल हैलाइड ने फ्री रेडिकल, एल्केन ने फ्री रेडिकल बनाया होगा, एल्केन ने अल्काइल हैलाइड बनाया फिर आगे अल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल बना रहा है वो है। बट जो प्रॉपर आंसर होगा वो यही होगा कि एल्कीन जो होता है वो फ्री रेडिकल बनाता है HBr के साथ, अगर वहां कंडीशन क्या हो? H2O2 लगा हुआ। चलिए भैया आगे देखिए, आयनिक यौगिक में घुलते हैं, बोलो। आयनिक यौगिक में घुलते हैं ध्रुवीय विलायक, गैर ध्रुवीय विलायक, कार्बनिक विलायक, गैर जलीय विलायक। कौन घुलेंगे? ध्रुवीय विलायक। आयनिक यौगिक किसमें विलय होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं आयनिक यौगिक। चलिए, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम बताना है, फटाफट से बताइए आप लोग। एक कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का IUPAC नामकरण क्या होगा? जल्दी बताइए भैया। कंपाउंड है उसका IUPAC नाम आपको बताना है क्या होगा। पहला है इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, 2 इथॉक्सी 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन या 2 इथॉक्सी 1। तो हम इथॉक्सी का ई देखेंगे, नाइट्रो का एन, तो इसको नंबरिंग देंगे 1 2, नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन थोड़ी है ये, साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन ही तो देखेंगे हम उसको। चलिए नेक्स्ट क्या है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है भैया? तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन होता है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धातु होता है, तत्व नहीं पूछा है, धातु पूछा है। कौन सा सबसे हल्का धातु है? लिथियम
सबसे हल्का धातु तत्व होता है आवर्त सारणी में। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक अपने विन्यास में व्युत्क्रम में जाते हैं? कौन से यौगिक अपने विन्यास में? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज इन्वर्जन इन देयर कॉन्फ़िगरेशन? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, एसिटाल्डिहाइड, अमोनिया, इथेन और मीथेन। मेरी समझ से तो बाहर है भैया ये सवाल ही। कौन सा यौगिक अपने विन्यास में व्युत्क्रम में जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज इन्वर्जन इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। ये हो सकता है आप अमोनिया ले सकते हो। इसमें क्या होता है, रिंग फ्लिपिंग होती है अमोनिया में, है ना। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फ्लिपिंग शो करता है। ये आगे जाके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या करता है, फ्लिपिंग शो करता है अमोनिया। इस तरीके से ये फ्लिपिंग हो जाती है, रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं इसको, और उससे इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उल्टा हो जाता है। ये आ गया लोन पेयर इधर, ये आ गया H और अमोनिया। इसको बोलते हैं इन्वर्जन।